एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो उस लड़की से इतनी मोहब्बत करता था कि लड़की जो कुछ भी कहती थी, वो लड़का उस काम को तुरंत करने को तैयार हो जाता था। दोनों लोग शादी करना चाहते थे, पर अलग-अलग बिरादरी के होने के नाते वो शादी नहीं कर पाते हैं। इस बीच लड़के की शादी हो जाती है। लड़के की शादी की खबर जब उस लड़की को लगती है, तो लड़की उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है। वो कहती है कि अपनी पत्नी को छोड़कर तुम मेरे साथ शादी कर लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस तरह की जब बातें वो लड़का सुनता है, तो परेशान होने लगता है। वो सोचने लगता है अब क्या करा जाए, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी वो एक आइडिया उसके मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। उस लड़की को वो लड़का रास्ते से तो हटा देता है, और जो हटाने का जो षड्यंत्र रचता है, वो वाकई बहुत भयानक होता है। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से। तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिस रहे हमसफर। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है। इटावा जिले के अंतर्गत एक थाना आता है जसवंत नगर। बात कर रहा हूँ 19 सितंबर 2020 की। 19 वर्षीय रीता अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो किसी से मिलने जा रही है। शाम हो जाती है, पर रीता वापस नहीं आती है। घर वालों को चिंता सताने लगती है कि कहीं रीता के साथ कुछ हो तो नहीं गया। रीता को आसपास देखा जाता है, ढूंढा जाता है, पर रीता का कहीं अता पता नहीं लगता। थक हार कर अगले दिन रीता के घर वाले रीता की गुमशुदगी दर्ज जसवंत नगर थाने में कराते हैं। रीता के घर वालों के आधार पर रीता की गुमशुदगी दर्ज कर ली जाती है। जांच पड़ताल के बाद उसकी खोजबीन चालू हो जाती है। पुलिस वाले हर संभव कोशिश करते हैं कि कहीं से ना कहीं से रीता को खोज निकालें, पर रीता का कहीं अता पता नहीं लगता। रीता को ढूंढते ढूंढते 8 दिन हो जाते हैं। 8 दिन तक वो नहीं मिलती है। 9वें दिन कुछ लोग अपने घर से खेत पर जाते हैं काम के सिलसिले से। तभी उन्हें खेत से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती है। वो लोग कुत्तों के नज़दीक जाते हैं, तो जब वो उसे देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कुत्ते जो होते हैं किसी इंसानी बॉडी को नोच कर खा रहे होते हैं। वो लोग भागकर गांव पहुंचते हैं। गांव में उस बॉडी की जानकारी देते हैं। साथ में गांव के मुखिया को भी बताया जाता है। मुखिया अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर बॉडी के पास जाते हैं। गांव के मुखिया के द्वारा जसवंत नगर थाने में फ़ोन कराया जाता है, और कुछ देर के बाद थाना इंचार्ज मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद बॉडी को कब्जे में ले लेते हैं और आसपास छानबीन की जाती है। कुछ ही दूरी पर एक जोड़ी लेडीज चप्पल और कुछ लेडीज कपड़े बरामद होते हैं। इसी बीच रीता के घर वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं। वो कपड़े और चप्पलों को पहचान लेते हैं और रीता की बॉडी को होने का वो दावा करने लगते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि जब तक इसके डीएनए सैंपल की मैच ना हो जाएगी, तब तक हम इस बॉडी को आपको नहीं दे सकते। पुलिस वाले उस बॉडी को पंचनामा के भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो गला दबाने की पुष्टि पाई जाती है, और केमिकल से आग लगाने की भी पुष्टि पाई जाती है। पुलिस वाले उस बॉडी को मोर्चरी में ही रखवा देते हैं। अगली सुबह होती है। रीता के घर वाले थाने जाते हैं। थाने में पहुंचने के बाद वो एक लड़के के बारे में पुलिस वालों को बताते हैं। वो कहते हैं कि उसकी लड़की का अफेयर गांव के ही एक लड़के के साथ चल रहा था। शायद उसी लड़के ने उसकी लड़की को मौत के घाट उतारा है। पुलिस वाले उनकी बताई हुई बातों के आधार पर वो बयान दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद उस लड़के से भी पूछा जाता है, ढूंढा जाता है उसे। वो लड़के का कहीं अता पता नहीं लगता है। उधर पुलिस वाले उस केस में इसलिए ढिलाई डाल देते हैं कि उस लड़की की ये पहचान नहीं हो सकी कि वो लड़की रीता ही है और कोई है। इस वारदात को, इस घटना को लगभग 2 साल बीते जाते हैं। रीता के घर वाले हर संभव कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी का शव उन्हें दे दिया जाए, ताकि उनका वो अंतिम संस्कार कर सकें। पर पुलिस वालों के गलत रवैये के कारण न उसका डीएनए टेस्ट कराते हैं और न उस कंकाल को रीता के घर वालों के हवाले करते हैं। तभी कुछ लोग रीता के घर वालों को ये बताते हैं कि तुम
आला अधिकारियों से जाकर संपर्क करो, उन्हें पूरा घटनाक्रम बताओ ताकि तुम्हारी वहां से कुछ मदद हो सके। ऐसा ही करते हैं रीता के घर वाले, आला अधिकारियों से संपर्क करते हैं, उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया जाता है। बताने के बाद आला अधिकारी जसवंत नगर थाने इंचार्ज को फोन करते हैं। वो कहते हैं कि जो बॉडी आपके यहाँ पर रखी है उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए और ये साबित कराया जाए कि बॉडी किसकी है। तब आला अधिकारियों के प्रेशर के बाद जसवंत नगर थाने के इंचार्ज होते हरकत में आते हैं और रीता के घर माँ बाप का डीएनए टेस्ट लेकर और उस बॉडी का कुछ जरूरी सैंपल लेकर हैदराबाद भेज देते हैं। हैदराबाद से जब डीएनए की रिपोर्ट वापस आती है तो चौंकाने वाली आती है। उसमें यह साबित नहीं हो सका कि वो बॉडी रीता की है क्योंकि डीएनए सैंपल गलत था। एक बार फिर रीता के घर वालों की आस उम्मीद दोनों टूट गई। वो फिर परेशान होते हैं, पुनः फिर वहीं जाते हैं और फिर वहां से फोन कराया जाता है। दोबारा फिर जसवंत नगर थाने के इंचार्ज जो होते हैं वो पुनः उस बॉडी का और रीता के माँ बाप का डीएनए सैंपल लेते हैं और फिर हैदराबाद भेज देते हैं। जब हैदराबाद से जब वो रिपोर्ट आती है डीएनए की, फिर उनकी आस और उम्मीद टूट जाती है। दोबारा वो डीएनए सैंपल मिसमैच पाया जाता है। अब रीता के घर वालों की आस उम्मीद पूरी टूट चुकी थी। उनकी दर दर भटकते भटकते उनकी चप्पलें घिस चुकी थी। अब उनने सोच लिया कि शायद हमारी बेटी की बॉडी हमें नहीं मिल सकती थी। तभी उन्होंने एक वकील करा और वकील के माध्यम से अपनी बेटी की याचिका हाईकोर्ट में दायर की। हाईकोर्ट में अपने वकील द्वारा अपना पक्ष रखा गया, पूरी घटनाक्रम बताया हाईकोर्ट के वकील को। हाईकोर्ट के वकील ने तुरंत जसवंत नगर थाने को नोटिस भेजा। उन्होंने नोटिस में कहा कि तुम किसी बॉडी को 4 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते थे और तुमने तो इस बॉडी को 40 महीना रख चुके हो। इसका क्या कारण है और अभी तक डीएनए सैंपल की रिपोर्ट क्लियर क्यों नहीं हो पाई। पुलिस वाले तुरंत उस बॉडी का डीएनए सैंपल लेते हैं और रीता के माँ बाप का डीएनए सैंपल लेते हैं। दोनों को डीएनए सैंपल लेने के बाद हैदराबाद भेजते हैं। जिस डीएनए सैंपल की दो बार मिसमैच रिपोर्ट आई हो वो एक ही झटके में उसकी रिपोर्ट तुरंत उस बॉडी से मैच हो गई। डीएनए रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि ये कंकाल किसी और का नहीं है बल्कि रीता का ही है। वो उस कंकाल रीता के घर वालों को आला अधिकारी दे देते हैं और अपनी मौजूदगी में उसका देह संस्कार करवा दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो रीता का कंकाल ही है तो उसको इस हालत में पहुंचाने वाला कौन था और क्यों उसकी इस तरह की हालत की थी। कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट ने यह सख्त आदेश दिया था कि किसी बॉडी को, किसी मृत शरीर को आप 4 दिन से ज्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते। जरूरी सैंपल लेने के बाद उस बॉडी का देह संस्कार करना जरूरी होता है। सवाल यह भी है कि अब रीता के परिवार वालों को रीता का क्या न्याय मिलेगा। ये अभी कह सकते हैं कि भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश राय हम सफर। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।